हमारा राइट टू वोट लोकतंत्र में सबसे ताकतवर हथियार है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे वोटिंग राइट्स की सेफगार्ड कौन करता है? हमारे एज वोटर्स क्या क्या हक हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं? अगर आपका वोट कोई चुरा ले तो आप क्या कर सकते हैं? या अगर कोई पोलिंग एजेंट जानबूझकर आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज करता हो या आपसे आपका वोटिंग करने का हक छीनने की कोशिश करते हो तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, सब पता चल जाएगा। नमस्कार। हमारे संविधान में हमारे वोटिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सेक्शंस हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि वोटिंग के दिन आप अपने किसी भी राइट से वंचित बिल्कुल नहीं रहेंगे। सबसे पहली बात हमें यह जानना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम इंडियंस को इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या कलर के हम भारतीयों को अपने देश में वोट करने का पूरा हक देता है। हाँ, इसके लिए कुछ बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं जिसे हमें पूरी करनी है। जैसे आपकी उम्र उस चुनावी साल के 1 जनवरी तक 18 वर्ष के होने चाहिए और उस चुनावी क्षेत्र के जहाँ पर आप वोट करना चाहते हैं वहाँ से आपका पीआरसी होनी चाहिए और आपका नाम इलेक्टोरल रोल में दाखिल होना चाहिए। यहाँ तक कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वे भी जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल हैं सही एड्रेस प्रूफ के साथ अभी मतदान कर सकते हैं। हमारे वोटिंग राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अंदर गारंटीड है। आइए कुछ ऐसे हक को डिस्कस करते हैं जो आपके हमारे वोटिंग करने के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करते हों और इनको जानकर रहिएगा क्योंकि एक मतदाता होने के नाते आपको अपना हक जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप आरटीआई के बारे लगभग हर दिन सुनते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हम इस चुनाव में भी आरटीआई का प्रयोग कर सकते हैं? अगर आप पहली बार वोटिंग कर रहे हो या किसी कारण आप किसी उम्मीदवार की जानकारी जानना चाहते हो तो आप आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस उम्मीदवार के जो पास रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल पोजीशन है, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, ऐसी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये रहता है, ये वहाँ से आपको मिल जाएगी। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन इन जानकारी के लिए आप बस एक ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर दीजिए, आपको जानकारी आपके हाथों लग जाएगी। अच्छा, यहाँ एक बात बता दो क्योंकि काफ़ी लोगों का यहाँ पर कन्फ्यूजन भी है और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी है। जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है या स्टेट इलेक्शन कमीशन? देखिए, भारत में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी कि विधान परिषद एंड ऑफ कोर्स जो एमपीज़ के लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं उन सभी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जाता है। बाकी जितने भी जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं जैसे कि आपकी म्यूनसिपालिटी हो गई या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया या पंचायत जैसे जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उन सब का इलेक्शन हो गया, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर करवाता है। दूसरी बात, ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल आपको ईवीएम मशीनों में नन ऑफ द अबव का ऑप्शन मिलता है यानी नोटा। अगर आप पहली बार सुन रहे हो या आप इसके बारे थोड़ा और जानना चाहते हो तो आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। N.O.T.A जिसे आम भाषा में नोटा कहा जाता है, इसका इंट्रोडक्शन 2013 में हुआ था और असेंबली इलेक्शंस में पहली बार नोटा का उपयोग छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के चुनाव में हुआ था और इसका इस्तेमाल सिर्फ असेंबली यानी विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस में किया जा सकता है। मतलब राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी विधान परिषद में इसके चुनावों में नहीं किया जाता। दरअसल शुरुआत में इसका प्रावधान राज्यसभा और विधान परिषद में भी रखा गया था, पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक डायरेक्टिव के अनुसार राज्यसभा और विधान परिषद से नोटा का ऑप्शन हटा दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नोटा सिर्फ यूनिवर्सल एड्रेस सफरेज और डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। नोटा ऐसे पोल्स के लिए नहीं है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पर चलते हों। मतलब है असेंबली या लोकसभा चुनाव में आवाम खुद उम्मीदवार को चुनते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या राज्यसभा में हमारे चुने हुए लोग वोट करते हैं। इसीलिए ये जरूरी नहीं कि लोगों की चॉइस और उस एक चुने हुए प्रतिनिधि की चॉइस एक हो। ही और शी में रिप्रेजेंट योर वोट बट नॉट योर चॉइस। ऐसे में नोटा का ऑप्शन रहना काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जहाँ तक लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन का सवाल है, यहाँ कुछ राज्यों ने उनके एक्ट को अमेंड कर इसे इंट्रोड्यूस किया है। जैसे केरला वो पहला राज्य है जिसने 2015 में इसका अपने लोकल बॉडी इलेक्शन में इस्तेमाल किया था।
नोटा का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको लगे कि ये जो जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं आपके अनुसार एमएलए या एमपी बनने के काबिल नहीं है, उस भार को ये संभाल नहीं सकते, उसके योग्य नहीं है। एक और कंसेप्ट है जिसे टेंडर वोट कहते हैं। टेंडर वोट उसे कहते हैं जब आपके नाम का वोट किसी और ने पहले ही डाल दी हो, फिर आप बाद में आते हैं और आप वोटिंग करना चाहते हैं। ऐसे केसेस में अगर आप इलेक्शन कमीशन के नियम अनुसार अपने प्रूफ प्रोड्यूस करते हैं और सेटिस्फैक्ट्री हों तो आप अपना वोट डाल सकते हैं। इसके लिए जो पोलिंग ऑफिसर रहते हैं या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के साथ आपको वोटिंग अलाउ करेंगे। आपको पहले एक फॉर्म भरनी होगी, फॉर्म नंबर 15, और उसे भरने के बाद आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा जहां पर आप वोटिंग कर सकते हैं। और आपके वोट की गिनती लेकिन ईवीएम वोटों के साथ अभी नहीं होगी। देखिए, इसीलिए टेंडर वोट की जो वैल्यू है ना वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। मतलब से फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल पोस्टल बैलेट होते हैं उसकी गिनती सबसे पहले होती है और फिर ईवीएम की वोटों की गिनती होती है। अब इलेक्शन कंडक्ट रूल्स सेक्शन 49P के अनुसार टेंडर वोट्स की गिनती तभी होगी जब इसकी संख्या जीतने वाले जो विनिंग मार्जिन, जीतने वाली टीम की जो विनिंग मार्जिन है उससे ज़्यादा हो। मतलब मान लीजिए टेंडर वोट की संख्या 100 है और इन वोटों की गिनती तभी होगी जब जीतने वाले उम्मीदवार की जो वोटों की मार्जिन है वो 100 से कम हो। मतलब इसका वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। टेंडर वोट के अलावा एक और वोट है जिसे चैलेंज वोट कहा जाता है। ये उस वोट को कहा जाता है जो किसी पोलिंग एजेंट द्वारा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के सेक्शन 49J के तहत वोटर के आइडेंटिटी के आधार पर उसकी वोटिंग राइट को चैलेंज की जाती है। ऐसे में जो पोलिंग एजेंट होते हैं जो चैलेंज कर रहे होते हैं वे प्रति चैलेंज 2-2 रुपये जमा करते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा कुछ सवालों के बाद वोटर की आइडेंटिटी अगर गलत साबित हो जाती है तो उन्हें वोटिंग नहीं दिया जाता, वोटिंग करने का मौका नहीं दिया जाता उसे, और जो 2 रुपये हैं उसे चैलेंज करने वाले पोलिंग एजेंट को वापस कर दिया जाता है। पर अगर वोटर की आइडेंटिटी सही हो तो उन्हें वोटिंग की इजाज़त दी जाती है और वो जो 2 रुपये हैं वो सरकारी खजाने में चला जाता है। ये लेकिन दोस्तों 2 रुपये की बात नहीं है, ये उन सारे लोगों के लिए लगाम है जो दूसरों के हक का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब चलिए नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी NRI के राइट्स को थोड़ा देखते हैं। जहाँ तक NRIs का सवाल है, 2010 के बाद इनको ये राइट मिला। उनकी वोटिंग राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को 2011 में अमेंड कर इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी 2010 से पहले उन्हें वोटिंग की राइट नहीं थी भारत में। किसी भी NRI को वोटिंग के दिन इन पर्सन प्रेजेंट रहना होगा, विदेश में बैठकर नहीं कर सकते। इनकी सबसे ज़रूरी रिक्विजिट है कि वे किसी और देश के नागरिकता ले ही नहीं सकते, दे हैव टू बी इंडियन। चुनाव में दिव्यांगों के लिए भी वोटिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर कोई दिव्यांग है जो वोटिंग करने के लिए पोलिंग स्टेशन नहीं आ सकते तो वे वोट डालने के लिए किसी इलेक्टोरल ऑफिसर की मदद भी ले सकते हैं। यह उनका कानूनी हक है और किसी के डिसेबिलिटी के तहत, उसकी डिसेबिलिटी की डिग्री के तहत उन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये हैं वोटिंग राइट्स के मद्देनज़र आपके और हमारे कुछ ज़रूरी हक। लेकिन इलेक्शन से जुड़े कुछ ऐसे कानून भी हैं जो वोटिंग राइट्स को कटेल भी करते हैं। इसे भी ज़रा जान लेते हैं। इस कानून के चलते ऐसे लोग वोटिंग नहीं कर पाएंगे जो भारतीय नागरिक नहीं हो या जिन्होंने किसी और देश की नागरिकता ले ली हो या जिसे अदालत ने दिमागी तौर पर नाकाबिल साबित किया हो, बताया हो, या जो किसी करप्शन या चुनावी अपराध से जुड़े किसी केस में शामिल हो, या अगर आप ऑफकोर्स जेल में हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर पसंद किया हो तो लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, अपना हक मत छोड़िए, अपना हक मत बेचिए, वोट जरूर कीजिए। जय हिंद।